करनाल के घरौंडा में आज राजनाथ सिंह पहुंचे, रैली को संबोधित किया और कई बड़ी बातें उस दौरान राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई। लेकिन इस दौरान राजनाथ सिंह के आने से पहले जिन्होंने मंच पर सवा बांध के रखा वो है कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा। महिपाल ढांडा जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत महिपाल जी आपका। शुक्रिया भाई साहब। आप 2 बार विधायक बन चुके हैं, अब कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। माहौल किस तरीके का करनाल लोकसभा में देखने के लिए मिल रहा है? और जब राजनाथ सिंह आए और उनकी तरफ से कहा गया कि सिर्फ आप करनाल से सांसद नहीं देंगे बल्कि कुछ बड़ा होगा, उसके क्या मायने? मायने साफ है। जब बड़ा नेता कोई बात बोलता है तो समझ लीजिए कि कुछ बड़ा भी होने वाला है। खाली उन्होंने कहा कि आप मनोहर लाल ही नहीं भेज रहे हो, एक सांसद नहीं भेज रहे हो, आप एक बड़े आदमी को यहाँ से भेज रहे हो तो कुछ बड़ा ही होगा, तो स्पष्ट बोला उन्होंने। इसमें और ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा इशारा राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया। माहौल किस तरीके का दिख रहा है पूरे करनाल लोकसभा में और आपके विधानसभा क्षेत्र में? आपने भी घरौंडा का हाल भी देखा है। लगातार रैलियों पर रैली है। 2 दिन पहले माननीय अमित शाह जी की भी रैली हुई है, आज भी हुई है, रोड शो भी हो रहे हैं, सभाएं भी हो रही हैं। बहुत अच्छा माहौल है, अंडर करंट बहुत ज़बरदस्त है। मगर बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस और चौटाला के लोग इस चुनाव को गली नली का चुनाव बनाने पे उतरे हुए हैं। असल में उनकी भी गलती नहीं है, उनके पास कोई नेशनल इश्यूज तो है नहीं। अब वो अपने मुंह से कैसे कहे कि 60 साल में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो कैसे आतंकवादी देश के जवानों का शीश काट के उसके साथ फुटबॉल खेलते थे? क्या वो ये बताएंगे? क्या वो उपलब्धियों में ये बताएंगे कि हर तीसरे दिन आतंकवादी इस देश पे हमला करते थे और हम लोग मौनी बाबा गूंगी का गुड़ खा के चुप होकर बैठ जाते थे? क्या वो ये बताएंगे कि हर आतंकवादी हमले के बाद हम लोगों ने यूएनओ में उसकी आवाज़ उठाने की बात कही है? अमेरिका के जाके पैर पकड़ेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, कहेंगे कि देखो आतंकवादी घोषित करो पाकिस्तान को, हमारे देश में घुसते हैं, हमारे जवानों को मारते हैं? क्या ये उपलब्धियां गिनाएंगे? नेशनल लेवल पे उनके पास गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो मैंने एक सेना का जिक्र किया। क्या वो ये कहें कि जब हमारी सरकार थी तो हर रोज़ हजारों करोड़ों के नहीं, लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हर रोज़ उजागर होते थे? वो अपने मुंह से कैसे बताएं? कैसे बताएं वो लोगों को कि जितने भी ये केस हैं जो सीबीआई और ईडी जिनकी जांच कर रही है, ये केस उन्हीं की सरकार ने इन एजेंसियों को दिए थे, बस कार्रवाई नहीं करने दी। हम लोग 2014 से पहले सड़कों पर आंदोलन करते थे कि देखो भाई ये लोग चोर हैं, इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, इन नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो। हमारे दबाव में कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए। हमने कहा इनको ईडी से सीबीआई से जांच के लिए सौंपो, उन्होंने सौंप भी दिया। हमें कहते हैं कि ईडी सीबीआई या जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं कठपुतली बनी हुई है। कठपुतली तो उन्होंने बना के रखी थी कि वो उनको जांच नहीं करने देते थे। हमने तो उनको फ्री हैंड करके ये बताया कि देखो भाई स्वतंत्र एजेंसियों का जो काम वो करे। जब उन्होंने काम किया तो पकड़ में आए तो चोर सिद्ध हुए तो जेलों के अंदर बैठे हैं। अब कह रहे हैं कि देखो मोदी जी दुर्भावना से काम कर रहे हैं। तो इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए सारे चुनाव को घुमा फिरा के उसकी खिचड़ी बना के ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम लोग ऐसा करेंगे। अबे ना नो मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। जनता देख रही है, जनता समझती है। इतने बावड़े लोग नहीं हैं कि आप लोग 60 साल से एक ही नारा लगाओ, कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ। अब नहीं चलेगा ये। आज राजनाथ सिंह भी जोश से ओतप्रोत थे और आप भी उसी जोश से लबरेज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बात आपने सीमाओं की भी की और राजनाथ सिंह भी आज के संबोधन में ये कहते नजर आए कि ये वो देश नहीं है जो सिर्फ देखेगा, ये जवाब देना भी जानता है और घर में घुसकर मारना भी जानता है। आपको लगता है, क्योंकि आपने बात मसलों की भी की, नेशनल इश्यूज़ की भी की, स्थानीय मुद्दों की भी की,
स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा वोट पड़ते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि आप घूमते हैं और आप भी पत्रकारों की तरह ही लगातार हर जगह पर जाते हैं। एनालिसिस आपके क्या है कि राम मंदिर पर वोट पड़ रही है, 370 पर वोट पड़ रही है, या फिर करनाल में काम कितना हुआ बीते वक्त में उस पर वोट पड़ रही है? इन सब चीज़ों के साथ मोदी जी की गारंटी पर भी वोट पड़ रही है। मोदी जी ने जो जो भी कहा वो सब करके दिखाया है। ये कहा हम धारा 370 समाप्त करेंगे, हमने की है। हमने कहा भगवान श्री राम का मंदिर बनाएंगे, हमने बनाया है। हमने कहा कि समान नागरिक संहिता के कानून को लागू करेंगे, हम उसको कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक नेता की विश्वसनीयता होती है। एक तरफ तो कोई दूसरा आदमी बोले कि हम लोग ये करेंगे, लोग कहते हैं यार बकवास मार रहा है, 60 साल यही लोग थे, इन्होंने क्या किया। एक आदमी बोलता कि देखो भाई, हम लोग 11वें नंबर की आर्थिक अर्थव्यवस्था थे, 10 साल में हम 5वें नंबर की आर्थिक अर्थव्यवस्था बने। हमारी प्लानिंग ऐसी है कि हम 2027 तक इस देश को दुनिया की तीसरी बड़ी महाशक्ति बनाएंगे। तो रोड मैप तैयार है तभी बोल रहे हैं ना। जब 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी तब हमने लोगों को लाभ क्या दिया, अभी सुन के आप हैरान होंगे। कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने कहा कि 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में डालेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। आप मीडिया के लोगों, मैं आप ही को चैलेंज से कह रहा हूँ कि मोदी जी ने जहाँ भी ये भाषण दिया है कि हमारी सरकार बनने के बाद 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, वो दिखाओ, दिखा दो, मान जाऊंगा मैं। माना मूलधन 100 रुपये अगर उन्होंने कह भी दिया तो 15 लाख रुपए डालेंगे नहीं, डाल दिए। और एक बार नहीं, जब तक जियोगे तब तक डालेंगे। 5 लाख रुपए परिवार के, 5 लाख रुपए 70 साल के बुजुर्ग माँ के लिए, 5 लाख 70 साल के बुजुर्ग पिता के लिए। अब माँ बाप का इलाज भी परिवार पर नहीं छोड़ा है, बल्कि मोदी जी ने, मनोहर जी ने अपने कंधों पे लिया, कहा कि इनका इलाज हम कराएंगे। 5-5 लाख रुपए सारे देश के बुजुर्गों के लिए, 5 लाख रुपए परिवार का, 15 लाख रुपए भाई साहब कोई छोटी रकम होती है हर व्यक्ति को। कांग्रेस कोई भी अपनी एक उपलब्धि बता दे जिसमें हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को या हर वर्ग को लाभ मिला हो। अब किसान सम्मान निधि है, यानी पेंशन है। जब चौधरी देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन बनाई तो उसमें शर्त है कि 1,20,000 से नीचे की जिसकी इनकम है उसकी बुढ़ापा पेंशन बनेगी। अब हमने किसानों की पेंशन बनाई, मोदी जी ने 500 रुपये पर महीने की पेंशन है, वो किसान सम्मान निधि, 1 साल के 6,000 रुपये बने। अब ये जो किसानों की सम्मान निधि जिसके 2 बीघे भी खूड है ना, 2 बीघे का भी रकबा है, उसको भी डाल रहे हैं। एक भी किसान अछूता नहीं है। भाई साहब, इतना बड़ा काम क्या आज तक कोई सोच पाया कि किसान की पेंशन बढ़ाओ? अब ये घटेगी थोड़ी नहीं, ये बढ़ेगी। जैसे बुढ़ापा पेंशन 100 रुपये से बढ़ के आज जहां पहुंच गई है, उसी तरह से ये किसान सम्मान निधि भी बढ़ेगी। एक नया काम हर हिंदुस्तानी किसान के लिए करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है और ये मोदी जी ने करके दिखाया है। बहुत से इश्यूज़ को आपने छुआ, इसमें आप उज्ज्वला योजना को भी ले आए, सेंटर की बहुत सी बातें आपने कर दी। स्थानीय मुद्दों पर भी ज़रूर जवाब दीजिएगा कि कौन कौन से काम हुए, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप जानते होंगे, क्योंकि आपका भी क्षेत्र यहीं पर पड़ता है। एक और दूसरा ये कि मनोहर लाल की जब जब बड़े नेता आते हैं तारीफ़ करते हैं। आज राजनाथ सिंह ने इस बात का जिक्र किया कि मैं पिछले 40 साल से उन्हें जानता हूँ। उनके साथ कहीं ना कहीं जो तमाम बड़े नेता है उनका पर्सनल अटैचमेंट नज़र आती है। PM नरेंद्र मोदी उनकी लगातार तारीफ़ करते हैं और राजनाथ सिंह भी ये कहते हैं कि मनोहर लाल की तो हमारे PM भी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि आप बहुत नज़दीक मनोहर लाल के बताए जाते हैं, उनके बहुत साथ रहते हैं। रोड शो आपने किया जहां काफ़ी तादाद में लोग आए, ये बताया, ये इनपुट्स हमें मिले। मनोहर लाल की ऐसी क्या चीज़ें जो उन्हें और नेताओं से अलग कर देती है? सादगी और बिल्कुल एक समान नज़र से सबको देखना। बहुत कम नेताओं में एक चीज़ नज़र आती है कि जो सबका विचार करते हों। मनोहर लाल जी भी और हम भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं और संघ का मेन काम व्यक्ति निर्माण करना है। और व्यक्ति निर्माण करने के लिए सबसे बड़ी बात यह कि सामाजिक समरसता। और तभी हमारे अंदर एक गीत गाया जाता है
कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। यानी सब समाजों को साथ लेके हम लोगों को इस देश को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना है। इसलिए कोई भेदभाव नहीं, कोई छल कपट नहीं, निष्पाप दृष्टि से काम करना, ये बहुत बिरले नेताओं में देखने को मिलता है। और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेताओं की जो टीम है, उनका विचार भी बहुत बड़ा है। उनका जो सोचना है वो कोई डब्बा बंद नहीं है, खुले आसमान की तरह सोच रख के काम करना, ताकि इस देश के हर व्यक्ति को जो पात्र है उसको सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल जाए। जैसे आज भी माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी रिपीट किया कि राजीव गांधी जी बोलते थे कि मैं ऊपर से 100 रुपये भेजता हूँ तो नीचे 14 रुपये पहुँचते। ये चैलेंज था इस देश की राजनीति में, मगर क्योंकि मजबूत राजनीतिक सोच की कमी के कारण ये चैलेंज, ये चुनौती कोई स्वीकार नहीं करता था। मोदी जी ने पहले उसका तोड़ ढूंढा, उसका तोड़ ढूंढ के उस पर काम किया। टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके उन्होंने 100 रुपये को 100 रुपये में नीचे तक भेजने का एक इतना बड़ा काम किया है जिसका कभी कांग्रेस के नेताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक एक काम, जिस भी काम पर आप उंगली उठाओगे वही काम किया। अब आपने नीचे के मुद्दों की भी बात, स्थानीय मुद्दे आपने बोले। मैं अगर मेरी विधानसभा की बात कहूँ, कहने वाला कोई कुछ कहे, देखो इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जो हुआ है वो सबको दिखता है। कोई नेता सोच पाए कि कॉलोनियां वैध करनी है? 40-40 साल तक लोग सरकारों के पीछे पड़े रहे कि देखो भाई हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ सड़कें नहीं है, हमारे बिजली के पोल नहीं है, हमारे यहाँ तार नहीं है, हमारे यहाँ सीवर की व्यवस्था नहीं है। कीचड़ में, गंदगी में लोग बुरी तरह से मर रहे हैं। इन कॉलोनियों को वैध करो, झूठ बोलते थे, मंत्री तक भी बन गए। सब काम करते हुए भी एक भी कॉलोनी क्या हुड्डा या चौटाला जी की सरकार पास कर पाई? हमने 3000 से ज़्यादा कॉलोनियों को वैध किया, हजारों करोड़ रुपया उनकी गंदगी निकालने के लिए खर्च किया है। जहां आदमी नाक पर रुमाल रखकर चलता था इतने 3-3 फीट कीचड़ में, आज वहाँ पे 100 की स्पीड से गाड़ी दौड़ती है। सीवर की कोई कल्पना नहीं कर सकता, सीवर डाला है। पीने की नई पानी की पाइपलाइन डली है। पोल नहीं थे, लकड़ी की बल्ली के ऊपर लोग तार डाल डाल के सैकड़ों डोरियां एक साथ जाती थी, को जानता भी था किसकी है किसकी नहीं है। फॉल्ट हो जाता था, दिक्कत होती थी। वहाँ तक हर जगह पे पोल लगाना, उनके बिल्कुल अलग तरह का एक ऐसा सिस्टम जो एक अच्छी खासी सिटी में होता है, वो हमने अपनी कॉलोनियों में लोगों को करके दिया। इसलिए लोग बोलते हैं। गांव देहात की भी अगर मैं बात करूं, 30-30 साल हो गए लोगों की चौपाल नहीं बनी है। हम भी कह रहे हैं ना, आज भी कह रहे हैं हम लोग, अभी भी अधूरी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। मगर लगातार टाइम में चौटाला जी रहे, कांग्रेस रही, क्यों नहीं बना पाए भाई? क्यों मांगे पड़ रही उनकी? आज क्यों बन गई? क्यों SC-BC समाज की चौपालें नहीं थी, धर्मशालाएं नहीं थी, अंबेडकर भवन नहीं थे, लाइब्रेरीज नहीं थी, आज कैसे बन गई हैं? क्या ये दिख नहीं रहा है क्या? इनको काम दिखते नहीं, इसलिए नहीं दिखते क्योंकि इन्होंने कभी देखने की कोशिश नहीं की, कभी सोचा ही नहीं। एक ही बात सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे हाथ में सत्ता आ जाए। कांग्रेस के नेता तो सार्वजनिक स्थलों पे ये बात बोलते हैं कि यार पेट कमर का चिप गए, 10 साल हो गए, इन बीजेपी वालों ने कती मार दिए, एक बार सरकार था जो बोले ये पेट फुला लेना है। अब इसका मतलब क्या है? और सार्वजनिक जगह पे बोलते हैं खड़े होके, और बड़ी सेखी बगार के बोलते हैं। भाइयों, लोग ये सारी चीज सुनते भी हैं, उसको अमल में लेके भी आते हैं, और जब वो इन चीजों को सुनकर अमल में लेके आते हैं तो सीधा सा मतलब है कि कितने घोड़े दौड़ा लो, ये लोग नहीं आ सकते। एक और बात बड़ी बताता हूँ, जब हमारी सरकार कहीं भी नहीं थी ना, तब
हम लोगों को गांव में जैसे हम लोग वोट मांगने जाते थे तो लोग हमें कहते थे कि ढांडा तो किस पार्टी में लग रहा है। अब उनको मैं क्या बताऊं मैं क्या लग रहा हूं। क्या बोला भाई ये तो गरीब विरोधी पार्टी है, किसान विरोधी पार्टी है, ये तो बनिए और पंजाबियों की पार्टी है, कड़ा दुखी हो रहा है। उनको एक बात हंस के बोलता था, मैं कहा एक बात बताओ, जब देश के किसी हिस्से में हमारी सरकार ही नहीं है तो ये किसने तय कर दिया कि भाई हम लोग किसान विरोधी हैं और हम लोग गरीब विरोधी हैं। मगर ये नैरेटिव पहले सेट कर दिया। कांग्रेस के जो थिंक टैंक थे उन थिंक टैंकों ने भारतीय जनता पार्टी के विचार को पढ़ा समझा और पढ़ने के बाद उन्होंने देश के कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को ये सजेस्ट किया कि देखो भाई इनका विचार हमने पढ़ लिया है, अगर गलती से ये एक बार सत्ता में आ गए ना तो अगले 50 साल तक देश की सत्ता से हिलेंगे नहीं। अभी 10 साल हुए, 40 साल और बाकी बचते हैं। ठीक है, नैरेटिव सेट करने की आपने बात की। एक आखिरी सवाल आपसे वो ये कि 400 पार का नारा दे दिया गया, 400 पार कैसे मुमकिन और मुकम्मल होगा? और हरियाणा में पिछली बार 10 सीटें थी, इस बार कितनी आ पाएगी और कैसे ये होगा? ये आपने लोगों का जोश जुनून देखा, यही जोश जुनून 400 पार लेके जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पिछली बार भी 10 आई थी, इस बार भी 10 आएंगी। ठीक है, कहीं थोड़ा मार्जिन कम होगा, कहीं थोड़ा ज़्यादा होगा, इतना ही है। अदरवाइज 10 सीटों में कोई अतिशोक्ति नहीं है, कोई इफ बटन नहीं है। चलिए, शुक्रिया महिपाल ढांडा जी, सूर्य समाचार से बातचीत। सूर्य समाचार के सभी भाइयों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये आपने सुना कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल ढांडा को, जो कह रहे हैं कि 400 पार भी होगा और हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर विजय भी होगी भाजपा की। आने वाले वक्त में पता चलेगा। 4 जून का इंतजार, कौन जीतेगा कौन हारेगा। करनाल से कैमरामैन विशाल गुलाटी और रिंकू मेहरा के साथ राज ठाकुर, सूर्य समाचार।